अब तक टोटल 1071 कंफर्म केसेस आए हैं और 29 नई डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं टोटल। पिछले 24 घंटे में 92 नए कंफर्म केसेस और 4 नई डेथ रिपोर्ट हुई हैं। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि अगर एक एनालिसिस जो हमने किया है कि 100 केसेस से 1000 केसेस की जो टाइम पीरियड जो हमारे देश में करीब 12 दिन लगे हैं, जिस तरह से हमारे केसेस की ग्रोथ हुई है, तो दूसरे देशों में करीब 3500, 5000, 6000 और एज हाई हैज 8000 तक के करीब केसेस आए हैं। ये देश विकसित देश हैं, इनकी पॉपुलेशन इंडिया से कम है और हम प्रगतिशील देश हैं और हमारी जनसंख्या कई गुना ज़्यादा है। इसका एक ही कारण मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा, वो है कि पब्लिक का सहयोग और हमारा कलेक्टिव प्रीएम्प्टिव एक्शन, हमारे एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ फोकसिंग ऑन सोशल डिस्टेंसिंग एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लॉकडाउन। हाउएवर, मैं फिर ये बात हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये हमारी प्रतिदिन लेने वाली बैटल है। हम एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील कर रहे हैं। अगर कोई भी एक व्यक्ति, समाज में कोई भी एक व्यक्ति हमें कोऑपरेट नहीं करता, कोई भी एक व्यक्ति लापरवाही करता है, तो अब तक का जो हमने रिजल्ट पाए हैं, अब तक जो हमारी रिलेटिवली पॉजिटिव स्टेज है, हम फिर से जीरो स्टेज पे आ सकते हैं, हम फिर से फेल हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग हर तरीके से 100% अलर्ट रहें, 100% एफर्ट रखें कि जो गाइडलाइंस, जो डायरेक्शंस और जो डूज एंड डोंट्स सरकार की तरफ से पब्लिक में हम सबको बता रहे हैं, कृपया करके उन गाइडलाइंस का 100% अमल हो। हम इसमें 99% भी अमल जो है वो हमारे एफर्ट्स को फिर से हमें बेकार कर देगा। इसके लिए आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस केस में मैं आपकी दृष्टि में फिर से लाना चाहूँगा कि दुनिया भर के केसेस को अगर हम देखें तो ऐसे केसेस भी पाए गए हैं कि एक व्यक्ति ने 100 और 100 से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट किया और इन टर्न उन लोगों ने जाकर बाकी कई हजारों लोगों को इन्फेक्ट किया। तो कारण ये रहा कि एक व्यक्ति की लापरवाही से पूरे देश में वहां पर महामारी के रूप में कोविड-19 बीमारी फैल गई है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि आज जरूरी है कि हमारे सबके कंटिन्यूड पॉजिटिव एफर्ट्स 100% सिंसियरिटी से देश को इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए लगे रहें। साथ ही मित्रों, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि कोविड के रिलेटेड इश्यूज में गाइडेंस देने के लिए 10 एम्पावर्ड ग्रुप सीनियर ऑफिशियल्स के अंडर में बनाए गए हैं, जो फोकस कर रहे हैं मेडिकल इमरजेंसी मैनेजमेंट पर, हॉस्पिटल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट पर, केस मैनेजमेंट पर, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और इन्वॉल्वमेंट। ऐसे जो मुख्य अंश हैं उसमें वह हेल्थ मंत्रालय को अपनी सलाह, गाइडेंस और अपनी डायरेक्शन दे रहे हैं ताकि हम इस समस्या से बाहर आ सकें। एम्स न्यू दिल्ली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के द्वारा कंट्री लेवल पर विस्तृत लेवल पर ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, फील्ड लेवल पर ऑनलाइन मोड के थ्रू, ताकि हम अपनी हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस को, कैपेसिटी बिल्डिंग को इंप्रूव कर सकें। बहुत सारे डिपार्टमेंट हर तरीके से हमारे इस एफर्ट्स में जुड़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने अपने सभी नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और उनके हॉस्टल्स को क्वारंटाइन और आइसोलेशन फैसिलिटी बनाने के लिए निर्णय ले लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने हमें यह भी लिखा है कि जितने भी हेल्थ केयर के जो स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम उनके लेवल पर चले हैं, उसके द्वारा 1 लाख कर्मी हैं जो हमारी सहायता के लिए आज हमें उपलब्ध हैं। उन्होंने हमें 2000 हेल्थ केयर ट्रेनर्स और 500 से ज़्यादा हेल्थ केयर असेसर की भी एक सूची भेजी है, जो कि हमारे को क्वारंटाइन, आइसोलेशन और हॉस्पिटल फैसिलिटीज में इन्फेक्टेड लोगों के इलाज में सपोर्ट कर सकती है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने नेशन वाइड लॉकडाउन के चलते नॉर्थ ईस्ट रीजन में मेडिकल इक्विपमेंट्स और इमरजेंसी गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार्गो एयर फ्लाइट्स के लिए एक्सक्लूसिव रन करने की मंजूरी भी दी है। अगर हम आज का डेटा और इससे पहले का डेटा भी एनालाइज करें तो जैसे मैं पहले भी बताता रहा हूं कि हमने पाया है कि जो लोग एल्डरली हैं और जो साथ में उनको कोमॉर्बिडिटीज जैसे हाइपरटेंशन, क्रोनिक डिजीज, किडनी डिजीज, डायबिटीज और पल्मोनरी डिजीजेज या साथ में डिक्रीज इम्यूनिटी है उनकी, वह लोग ज़्यादा ससेप्टेबल हैं इन्फेक्शन के। तो उसके तहत हम कंटिन्यूसली उनसे रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि उनको लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना चाहिए। मिनिस्ट्री ने
कल ही एल्डरली पॉपुलेशन के लिए एप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स क्या हैं, उसके लिए भी एक डिटेल्ड एडवाइजरी इशू की है। हमने कहा है कि एल्डरली पॉपुलेशन पर्टिकुलरली जितने भी हमारे डूज एंड डोंट्स हैं उनका पालन करें, सारी गाइडलाइंस का फॉलोअप पूरा हो, उसके लिए उनसे रिक्वेस्ट की गई है। इसके साथ ही कोविड-19 जिन जिन केसेस में रिपोर्ट हुए हैं वहां पर जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनका डिसइंफेक्शन कैसे किया जाए, उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड गाइडलाइन कल हमने इशू की है, जिसमें इंडोर एरियाज, आउटडोर एरियाज और पब्लिक टॉयलेट्स को कैसे डिसइंफेक्ट किया जाए उसके बारे में हमने गाइडलाइंस बनाई हैं। मैं आप सबके द्वारा सभी को सूचित करना चाहूंगा कि ये जो हमारी गाइडलाइंस हैं ये हमारी वेबसाइट mohfw.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। कृपया करके इनको आप पढ़ सकते हैं और इनके द्वारा जो हमने सलाह सूचना दी है उसको उपयोग करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 29 मार्च को मन की बात कार्यक्रम में आम जनता से बात करते हुए एक अपील की थी। उन्होंने कहा था, एवं एवं विकार अपि तरुणः साध्यते सुखम, यानी बीमारी को उसकी जड़ से ही खत्म करना चाहिए। और फिर मैं कहना चाहूंगा इंग्लिश में कि एन इलनेस एंड इट्स कोर्च शुड बी निप्ड इन द बड इटसेल्फ। हमारा पूरा प्रयत्न पहले दिन से ही इस डायरेक्शन में है और हम सभी स्टेट्स के साथ कंटिन्यूअसली उस एफर्ट्स में लगे हुए हैं। अभी हमारा मेजर एफर्ट है कि हम डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स बनाएं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करें, टेस्टिंग फैसिलिटीज को और स्ट्रेंथन करें, ताकि किसी भी तरह से अगर कोई भी सिचुएशन आए देश उससे निपटने के लिए तैयार हो। एक विषय मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हमें किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है अवेयरनेस की। ये बीमारी है, बीमारी के बारे में अगर हमें सारी टेक्निकल डिटेल्स पता होंगी, हमें उसके डूज एंड डोंट्स का क्लैरिटी होगी और हम उसको ढंग से फॉलो करें तो सामूहिक रूप से ये लड़ाई हम लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। इस लड़ाई में अर्ली आइडेंटिफिकेशन एक क्रूशियल स्टेप है। मैं फिर सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कोई भी आदमी, कोई भी अगर किसी भी जगह पर उसको अगर कोई सस्पेक्टेड फीलिंग भी हो तो छुपाए नहीं, डरे नहीं, बाहर आए, हमारे कॉल सेंटर या और तरीके से जो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी से संपर्क करते हुए वो हमें बताए, ताकि हम उसको प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करके जो मेडिकल सपोर्ट है वो प्रोवाइड कर सकें। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कोई केस लेट डिटेक्ट होता है तो जो केस हम सिम्टोमेटिक लेवल पर ट्रीट कर सकते हैं, ढंग से ट्रीट कर सकते हैं, वह केस भी कई बार क्रिटिकल हो जाता है। तो प्लीज हमें हेल्प करें कि आप हमारे को टाइम पे सपोर्ट दें, टाइम पर अर्ली आइडेंटिफिकेशन में हमारी हेल्प करें और हम यूनाइटेड इस बैटल को लड़ सकें। इस आशा के साथ जैसे कि अब तक हम लोग करते रहे हैं, आगे भी हम लोग उसी तरह से एफर्ट करेंगे। मैं आप लोगों से और आपके द्वारा सभी से विनती करना चाहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता से अनुरोध। नमस्कार। गृह मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर 24/7 लॉकडाउन के एनफोर्समेंट को मॉनिटर कर रहा है। लॉकडाउन गाइडलाइंस का सभी राज्यों में अधिकांशतः पालन हो रहा है। एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज की भी स्थिति संतोषजनक है। जहां भी समस्या आ रही है, कंट्रोल रूम के द्वारा उसका निदान किया जा रहा है। जैसा आपको पता है, कल होम सेक्रेटरी ने चेयरमैन नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत स्टेट्स और यूटीज को निर्देश दिया था कि वे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल करें कि स्ट्रैंडेड वर्कर्स के लिए फूड और शेल्टर का प्रावधान हो। जो गंतव्य स्थान पर वर्कर्स पहुंच चुके हैं, उनका स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार मिनिमम 14 डेज का क्वारंटाइन हो। सभी एम्प्लॉयर्स लॉकडाउन पीरियड के लिए वर्कर्स को उनके वर्क प्लेसेस पर ड्यू डेट पर बिना डिडक्शन के पूरी वेजेस दें और वर्कर्स जो रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं उनसे 1 महीने का रेंट लैंडलॉर्ड्स ना मांगे, वो उनसे अकोमोडेशन खाली ना कराएं। अभी माइग्रेंट वर्कर्स की स्थिति नियंत्रण में है। सभी स्टेट्स और यूटीज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ वॉर फुटिंग पर रिलीफ शेल्टर्स, फूड इत्यादि का इंतजाम कर रही हैं। जैसा मेरे कलीग ने आपको बताया, चेयरमैन नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत एम्पावर्ड ग्रुप्स भी कॉन्स्टिट्यूट किए हैं, जिससे कि कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन और इंटीग्रेटेड रिस्पॉन्स हो। संपूर्ण स्थिति को देखते हुए और जो कदम उठाए गए हैं,
हमें विश्वास है कि स्टेट्स और यूटीज और कम्युनिटी के साथ मिलकर हम इस लॉकडाउन को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, जिससे कि कोविड-19 की चेन को हम तोड़ सकें। डॉक्टर गंगाखेड़कर जी। मेरा तो बहुत छोटा है 38,442 टेस्ट अभी तक कंडक्ट किए गए हैं। उसमें 3,501 कल टेस्ट हुए हैं। इसका मतलब यह है कि अभी भी हम 30% से नीचे ही है टेस्टिंग कैपेसिटी के। 115 जो ICMR नेटवर्क में के लैब्स हैं वो आज फंक्शनल हैं। 47 प्राइवेट लैब्स को हमने परमिशन दी है। प्राइवेट सेक्टर में कितने लोगों का टेस्टिंग हुआ? पिछले 3 दिन में 1334 लोगों का टेस्ट हुआ। कल 428 लोगों का हुआ था, तो एवरेज तकरीबन 420-450 के बीच में शायद गिर जाएगा। नंबर 17। 3 दिन में 1334। Yes, number 17. The first question is, can you provide details on the condition of all the positive COVID-19 patients in the country? How many of those are under home quarantine? How many of those are under hospital quarantine and on ventilators, ICUs, etc.? The other question is regarding this doctor who took hydroxychloroquine yesterday, and there were reports that because of that he died. So, any analysis on the after effects of that medicine? So, ma'am, as I explained yesterday, all the positive cases get monitored as per the protocol. They are all hospitalized. None of them remain in home quarantine. Only positive cases which get recovered and they having tested again negative, they are sent to their home, properly discharged, and there again they are monitored again for a period of 14 days. I would also like to give you good news that out of the positive cases in the country so far, 99 cases have also recovered. So this is a very positive news for all of us. However, also I'd like to highlight that few of the cases, out of the positive cases, beside the cases where fatalities have been observed, there are cases which are serious, but the percentage of those cases is very less. And all these cases do get monitored by the doctors in consultation with the AIIMS control room, which is monitoring the clinical guidance. 156. Yep. Yes, please. 156. सर, मैं अशोक हूं और मेरा सवाल लव अग्रवाल जी आपसे है। एक तो ये रिपोर्ट बता रही है कि लिमिटेड कम्युनिटी ट्रांसमिशन भारत में शुरू हो गया है। इसकी जानकारी क्या है और इसको हम लेमैन की भाषा में कैसे समझ सकते हैं? और दूसरा सवाल अगर अभी ले लें हेल्थ होम मिनिस्ट्री से, दूसरा सवाल ये है कि एक रिपोर्ट ऐसी पाई गई है कि कुछ लोग मॉस्क के एक फंक्शन में शामिल हुए और उसके बाद से कई लोगों को इंडिविजुअली क्वारंटीन पे भेजा गया है। क्या इस लॉकडाउन में ऐसे जमावड़े की मंजूरी थी? कोई जानकारी मंत्रालय को है इस विषय पे? सर, मुझे लगता है कि कम्युनिटी वर्ड हम किसी भी गवर्नमेंट कम्युनिकेशन में यूज़ ना करें। कोई ऐसा बैन एक इन्फोर्स कर दे तो कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। अगर जिस डॉक्यूमेंट की आप बात कर रहे हैं तो Please check it again. I think there is some disturbance. अब ठीक है। Am I audible now? Yes. No. एक सेकंड। नो सर। Is it okay now? No. Yeah, perfect. So let me re-explain. I think, we have to come out of this semantics. And we have used the word in a very limited context, in a way to highlight what we are going to do action at field. Nowhere we are saying there is community transmission. It is only local transmission in this country. Let me repeat it. And we will be the first one to get back to you to explain that yes, there is community transmission in the country if need be. Because if it is going to be there, we will come back to you, and through you would like to inform community to increase our level of alertness and management at the field level. So in a very lighter vein, I would just like to highlight,
kindly allow us to use the word community as and when we think we need it, but it is not put it in the context in which you are trying to interpret it. देखिए, मैं बड़े लाइटर वेन में मैंने कहा कि अब ऐसा सिचुएशन हो गया कि अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट में, सरकारी डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी वर्ड कम्युनिटी लिख देते हैं तो लोग उसका एक्स्ट्रा इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं. हमने एक लिमिटेड कंटेक्स्ट में एक वर्ड यूज किया है. टेक्निकली अभी भी हमारा देश लोकल ट्रांसमिशन की स्टेज में है, एंड अगर हमें लगता है कि हमारे देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन है तो क्योंकि हमें एज गवर्नमेंट हम चाहेंगे कि हमें पब्लिक का और सपोर्ट मिले, पब्लिक लेवल अलर्टनेस और बढ़े और उसके मैनेजमेंट के लिए हम एडिशनल एफर्ट्स करें, तो वी विल बी द फर्स्ट वन. हम आएंगे जो कम्युनिटी को बताएंगे और आपके थ्रू बताएंगे कि इस देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन है. लेट अस बी मोर एक्टिव एंड अलर्ट इन मैनेजिंग. एज ऑफ नाउ अभी हम लोकल ट्रांसमिशन की स्टेज में हैं, एंड आई वुड रियली अर्ज, आज चैलेंज इज नॉट इंटरप्रिटेशन अलोन. आज चैलेंज हमारा है कि हम किस लेवल ऑफ अलर्टनेस से जो भी गाइडलाइंस है, जो भी डायरेक्शंस हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं. नंबर 6. अगर आप डिज़ास्टर, मुझे मतलब स्पेसिफिक इंसिडेंट जिसके बारे में आप कह रहे हैं पता नहीं है, लेकिन मतलब जानकारी नहीं है अभी इस समय, लेकिन अगर आप हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत 24 मार्च 2020 का ऑर्डर देखेंगे तो उसमें ये क्लियर है कि किसी तरह के भी रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस परमिटेड नहीं है. My question is to the Home Ministry representative, and you mentioned that landlords have been asked not to ask for monthly rental, and wages have to be paid. So these are these are advisories, or some executive order has been passed that they have to follow, they have to do this. Is it a legal requirement? This is an order dated 29th March 2020 under the Disaster Management Act. It is available on our website. 54. Two questions. One is regarding the Cabinet Secretary saying that the lockdown will not be extended. I want to know whether this is final or is it too early to say, because there's no clarification on that. The other question is regarding this Bareilly video which is going viral, where the cops of the authorities were using disinfectants on this. Is there a SOP or a guideline for how CAP or for that matter, state police going to act? And has a health ministry or any other official taken note of this and demanded action? Madam, at the highest level, Cabinet Secretary has already clarified, and a press information PIB this thing also has been brief, has also been issued, so I don't think I need to comment on that. With respect to disinfectant, if you would kindly note, District Magistrate of the district has already clarified that overzealous employees did something which was not required, and he has already reprimanded all those concerned officials, and there is no guideline in terms of spraying it on people, and this is an overzealous action done by some employees at the field level, either out of ignorance or fear. 14. नितिन नोट डेडी न्यूज से सवाल यह है सर कि 1024 लोग टोटल पॉजिटिव हैं, उनमें कितने का ट्रैवल हिस्ट्री है कांटेक्ट का, और दूसरा जो सेकंड को है कि कितने कांटेक्ट हिस्ट्री है, और थर्ड कितने को आप ट्रेस नहीं कर पाए, और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल है कि हॉस्पिटलाइजेशन का प्रोटोकॉल है, किनको आप हॉस्पिटलाइजेशन कर रहे हैं. देखिए, जितने भी हमारे पॉजिटिव केस हैं, ऑल ऑफ देम रिमेन हॉस्पिटलाइज्ड, and most of the cases in this country so far have got travel history, and few of the cases are primarily where what has happened is that if they have got a travel history and they ended up infecting people close by to them. There are very limited, very minuscule few cases where we are still doing contact tracing so as to identify ki where did they get the infection from, but this is a very, very minuscule number. 154. Hi sir, from the week. I have two questions for Mr. Agarwal. One is you spoke about the the areas with the high viral load.
the disease hotspots yesterday. So could you explain where these spots are and what are the strategies in those specific areas? And second, the issue of ventilators. Now ventilators you've been ordering, but there are concerns that we don't have enough trained people to, work those devices. So are you having trainings for extra staff? Thanks. So ma'am, as far as the hotspots are concerned, it is an imperative that for us we need to identify wherever larger cases get reported. And any place where larger cases get reported, we have clearly defined SOPs, protocols in terms of how we manage. I had actually been explaining earlier also, मैंने इससे पहले भी explain किया है कि जब भी हमें कोई कहीं पर केस मिलता है तो उसकी हमारी containment strategy होती है. And as part of that strategy, what we do is we identify the containment zone as well as the buffer zone still around it. And we form special teams. The district administration coordinate that, where health people as well as the local government officials are involved. House to house searches around that particular area within the containment zone and buffer zone is taken up. All the cases related with acute respiratory illness or influenza like illnesses also get monitored within that containment zone as well as the buffer zone. Contact tracing of all the people gets done. After this, whichever case need to be either hospitalized or whichever case need to be kept in home quarantine or self-monitoring, etc., that protocol gets followed, and that is how we try to break the chain of transmission. Now we take one online question. Where are the government mapped Okay, let me hotspots? explain on the ventilators. As you rightly said, see, first challenge is we increase the number of ventilators. Second challenge, we also need to be equipped and have manpower which can focus primarily in terms of use of those ventilators. If you remember, around 8 days back I briefed you, All India Institute of Medical Sciences has come up with series of trainings which is focusing on hospital preparedness. And as part of that, ventilator management training is also being organized across the country by All India Institute of Medical Sciences. To give you an example, when we did our first training, more than 1,000 different nodes across the country, not only in the state capitals alone, but even in the district headquarters. Also, people, hospitals and the professionals were attending this training so as to understand how to do ventilator management. And beside this also, as part of our regular exercise in terms of managing any influenza related illness, like historically also, series of people have been trained on ventilator management across the country. Where are the government mapped hotspots? How many have been identified so far? What are the special measures taken here? So, as I explained just now, hotspots are the area where larger cases get reported. It may also include the area where even if larger number of cases are not reported, but we feel because of high density of population, larger cases may get reported. And these areas become our focus areas, and we have specified strategies in terms of containment so as to ensure that the cases do not spread from these areas. Number 80. सर, अब तक लॉकडाउन का क्या असेसमेंट है आप लोगों का? क्या जो ग्रोथ है उसमें कमी आप लोग देख पा रहे हैं? पहला सवाल तो ये. दूसरा ये कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, इसको लेके अगर अभी तक टेस्ट किया गया है जिसकी बात कही गई थी, तो क्या इसमें कोई कोविड पॉजिटिव आए हैं अब तक? ये दो सवाल सर. तो सर, लॉकडाउन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया है, मैं फिर से वो फिगर रिपीट करना चाहूँगा कि हमने जो एनालाइज किया है, और जब मैं ये फिगर बता रहा हूँ तो इसके पीछे मैं एक और चीज़ फिर से आप कहना चाहूँगा कि ये फिगर्स ये बताते हैं कि हमारी डायरेक्शन ठीक है, बट ये साथ में हमें ये भी कहते हैं कि इस डायरेक्शन को कंटिन्यू रखना है. तो लॉकडाउन के स्टेज में हमने देखा कि अगर हमारा 100वां केस आया और उसके बाद से हमारा 1000वां केस आया, तो उसमें हमें 12 दिन लगे अप्रॉक्सीमेटली, मान लीजिए. उसी समय में हमने दूसरे देशों में जहां पर कि डिफरेंट अदर स्ट्रैटेजीज भी अडॉप्ट की गई थी, उनके केसेस देखे तो जो और हमारे से भी ज्यादा विकसित देश हैं, वहां पर किसी देश में 3500, किसी देश में 5000, 6000, किसी देश में इवन 7800, 900 केसेस भी उस सिमिलर पीरियड में पाए गए. तो ये जो लॉकडाउन की जो स्थिति है, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करने की वजह से कुछ हद तक हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं. ये हम एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा कि ये हमारी डेली लड़ने वाली बैटल है. हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम किसी भी दिन और किसी भी समय पर अपना लेवल ऑफ अलर्टनेस कम ना करें.
24. जी देखिए, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस अक्रॉस द कंट्री हम जनरली मॉनिटर करते हैं। ये हमारा ऑनगोइंग प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के तहत हम कोशिश ये करते हैं कि कहां पर केसेस ज़्यादा आ रहे हैं रेस्पिरेटरी इलनेस के, और ये हम कोविड-19 के तहत ही नहीं करते हैं, ये हम ओवरऑल हमारी जो रेस्पिरेटरी इलनेस की मॉनिटरिंग, जो हमारा एपिडेमिक मैनेजमेंट प्रोग्राम है डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम के तहत, तो हम हर स्टेट से डेटा लेकर उसके थ्रू रेगुलरली आइडेंटिफाई करते आते हैं कि कहां पर रेस्पिरेटरी इलनेस के केसेस बढ़ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम एक्शन लेते हैं। तो जैसे अगर आपकी नॉलेज में भी है कि H1N1 स्वाइन फ्लू जिसका कॉमन नाम लोग बोलते हैं, तो उस केस में भी हम ये मॉनिटर करते रहते हैं कि कहां पर रेस्पिरेटरी इलनेस के केसेस आए, कहां पर स्वाइन फ्लू केसेस के ज़्यादा आए, फिर हम उन स्टेट से संपर्क करके उन आइडेंटिफाइड एरिया में एक कंसंट्रेटेड अप्रोच में जाते हैं ताकि हम उन केसेस को कंट्रोल कर सकें। तो आवर फोकस ऑन SARI, which we call severe acute respiratory illness, is primarily in terms of all influenza and all respiratory illness as such. Dr. Ganga Kedkar, we had So we had tweaked the testing guidelines a couple of weeks back. So some of the asymptomatic people were also included in that. What I want to know, do we have a data saying how many of those tested positive? Sorry, I'm not able to hear you properly. थोड़ा तेज बोलें अगर आप। हाँ, basically हमने अपनी guidelines tweak की थी अभी, testing guidelines, and we had included a certain section of people, which included asymptomatic also, caregivers and healthcare workers, who probably are not symptomatic but still will be tested because they are high risk. So out of that, did we find any positive cases? So मैम, जैसे हमने जो guidelines tweak की थी अपनी, वो sampling guidelines थी। उसका पर्पस था कि जैसे जैसे अगर हमें केसेस में बढ़ोतरी दिखी तो उसके हिसाब से जो हाई रिस्क केसेस हैं उनको हम एज ए एडवांस एक्शन मॉनिटर करें और उसके बेसिस पर ही हम उसको मॉनिटर करते आ रहे हैं। मैं इन टर्म्स ऑफ एग्जैक्टली, बिकॉज जैसे आपकी नॉलेज में भी कि करीब 37-38 हज़ार सैंपल्स लिए जा चुके हैं, मैं इमीडिएटली आपको इंडिविजुअल का डेटा तो नहीं दे पाऊंगा, बट सो फार वी आर कंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ केसेज। और उसमें से कुछ जो हाई रिस्क केसेज होते हैं, जो कि हमारे वर्ल्ड का भी एक्सपीरियंस रहा है, आप वर्ल्ड डेटा भी एनालाइज करें तो कुछ लोग एसिम्टोमेटिक, बहुत माइनर सा परसेंटेज होता है, बहुत ही मिनिस्क्यूल परसेंटेज होता है, बट कुछ लोग एसिम्टोमेटिक भी होते हैं जिनमें पॉजिटिविटी पाई गई थी। तो वो सिमिलर केसेस इंडिया में भी नोट होते हैं और उनका मैं एग्जैक्ट नंबर इसलिए नहीं दे सकता मैम, आपने रफली पूछा तो वो एग्जैक्ट नंबर ही हो गया ना मेरे लिए। मैं परसेंटेज में मतलब इट विल बी मिनिस्क्यूल परसेंटेज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। 70। प्रशांत हूँ एबीपी न्यूज से। अभी वेंटिलेटर को लेकर एक सवाल आया था, कई सोशल मीडिया पे लोग वेंटिलेटर्स की बात कर रहे हैं। मैं बस एक समझने के लिए पूछ रहा हूँ कि कोई फिगर है कि आपके पास कि जितने पॉजिटिव केसेस हैं उसमें कितने लोग वेंटिलेटर पे हैं, और क्या जो भी हॉस्पिटलाइज होता है या पॉजिटिव केस आता है उस सबको क्या वेंटिलेटर की जरूरत होती है? देखिए, इस बीमारी में एक जो है इसका इन्फेक्शन रेट बहुत हाई है, लेकिन इसमें सीरियसनेस कम केसेस में होती है। अब हमारा चैलेंज ये है कि इन्फेक्शन रेट हाई और बहुत सारे लोगों में फैल गया, और हमारा देश इतना बड़ा है कि अगर बहुत सारे लोगों में फैला और परसेंटेज ऑफ पीपल बिकमिंग सीरियस अगर कम भी होगा तो हमारे लिए एब्सोल्यूट नंबर बहुत ज़्यादा होगा। तो हमारे लिए इन्फेक्शन को प्रिवेंशन, स्प्रेड को कंट्रोल करना है, साथ ही हर तरीके से हमारे को सीरियस केस मैनेजमेंट के लिए भी रेडी रहना है। और उसके तहत ही इसमें जो अगर आप कोई भी डेटा लें तो अप्रॉक्सीमेटली, अगेन इट इज़ ए वेरी वेरी अप्रॉक्सीमेट फिगर, अराउंड 80% लोग जो होते हैं वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में ही ठीक हो जाते हैं। बाकी जो केसेस होते हैं उसमें एक बहुत लिमिटेड परसेंटेज जो होता है वो जो सीरियस अगर होते हैं, वो भी खासकर वो केसेस होते हैं जो कि कोमॉर्बिड कंडीशन, जिनके साथ पहले से ही या तो एल्डरली हैं और साथ में एसोसिएटेड बीमारियां हैं, वो कुछ लोग केसेस सीरियस होते हैं और उसमें से एक मिनिस्क्यूल पोर्शन को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ेगी। एक ऑनलाइन क्वेश्चन है, बरेली में बसों को सैनिटाइज करने की बजाय मजदूरों के ऊपर छिड़काव किया गया, इसके बारे में कुछ? सर, मैंने इससे पहले बताया है, डीएम बरेली ने इसको क्लैरिफाई किया है कि कुछ ओवर जीलस एक्शन इग्नोरेंस की वजह से कुछ एम्प्लॉयज ने लिया है, एंड उसने उनके ऊपर जो रिक्वायर्ड एक्शन लेना है, उनको जो रिप्रिमांड करना है, वो एक्शन भी हो चुका है, एंड आई थिंक दैट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। 53। आपने कहा कि प्लीज यूज माइक। सर, आपने कहा कि प्राइवेट लैब्स में कल 5000 टेस्ट हुए हैं। सर, तो नहीं, 5000 नहीं बोला मैंने। पिछले 3 दिन में
13 से 24 से 3 दिन का डाटा आपने बताया सर। कल कितना टेस्ट हुआ है, और सर जो टेस्ट हुए हैं उनकी रिपोर्ट्स कब तक आ जाएगी सर? 428 टेस्ट हुए थे कल, उनमें से एक भी पॉजिटिव नहीं था। Okay. 35? Answer, बस एक add on सवाल। I think give the turn to the next one. Okay. 35. All right, so I have two questions, or that in two parts. One about the PPEs. The ministry has put out a series of tweets today. If it be possible for you to brief us about that. And secondly, about ventilators. There are reports, India Today Reality Check has found that ventilators are being sold to individuals. What is the SOP or any advisory from the government side on the ventilator side selling it to the individuals or non-hospitals? Sorry, I didn't get you. Ventilators are sold to individuals mean? Means individual people who are trying to buy ventilators. So we found out in our staff. आप ऐसा कीजिए, आप घबराइए मत, अपना मास्क उतार के बात कर लीजिए। मास्क की वजह से आवाज नहीं साफ आ रही। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, हाँ, क्योंकि आप दूर बैठे हैं, आपको कोई खांसी भी नहीं लग रही है, आप घबराइए मत, मास्क करने से यूज मत कीजिए। Just being overcautious. हाँ. So one, the ventilators are being sold out to private individuals. They're not hospital entities, they are not healthcare professionals, but individuals. There are reports that individuals are buying it out from people in the market just to be overcautious and be prepared if in case they catch the infection. Okay, so let me respond. See, ventilators भी कई तरीके के होते हैं. There are ventilators which are required for hospital setting. There are ventilators which are like sometimes people can use it, and all of them have different functionalities. तो शायद जिसकी आप बात कर रहे हैं वो उस कैटेगरी में नहीं आते जो कि हॉस्पिटल में चाहिए। और साथ में आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि आउट ऑफ पैनिक पीपल स्टार्ट बाइंग वेंटिलेटर्स विच माइट नॉट बी नीडेड। Obviously, that many ventilators are not even available in the market. That is why every time you raise the same question to me, how is government trying to work out on ventilators? So our focus is to ensure our hospitals are equipped with the required number of ventilators, assuming that if the number of cases ever increase, we are found ready. 114. Right. What is the tweet you are referring to? I can respond. I think detailed press release and all the tweets, social media. No, let me again explain. PPEs, there was a problem in the country because the cloth was imported, कपड़ा import होता था, उसकी वजह से problem थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले 2 महीने में कंटिन्यूस सीरीज ऑफ एफर्ट्स करके इंडिजिनस मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट किया है। सारे कपड़े डिफरेंट टाइप के जो इंडिया में अवेलेबल थे उनकी टेस्टिंग करके, कोऑर्डिनेट करके गाइडलाइंस को सूटेबली रिवाइज किया है। और अब हम कुछ हद तक उस सिचुएशन में आ रहे हैं कि अब हम पीपीईज इंडिया में बना पा रहे हैं। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से मिलते हुए हम विदेशों से भी कहीं से अगर प्रोक्योर कर रहे हैं उसके लिए हम रिक्वायर्ड एफर्ट्स कर रहे हैं। 114। मेरा सवाल लव अग्रवाल जी से और गंगा खेड़कर जी दोनों से ही है। पहला सवाल ये है सर कि कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और क्या इसमें जो एमबीबीएस के 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं उनको भी शामिल किया गया है? दूसरा सवाल ये है कि जो मलेरिया की दवा है क्लोरोक्विन, उसके खाने से क्या डॉक्टर्स पर कोई इम्पैक्ट आया है या कोई नुकसान हुआ है उन्हें? देखिए, ट्रेनिंग एक ऑनगोइंग एक्सरसाइज है और इस ऑनगोइंग एक्सरसाइज के तहत मैं आपसे आजकल खासकर आपसे बात करता हूं कि ये ट्रेनिंग एम्स और निम्हांस और सारे हमारे नेशनल जो इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस, वो कर रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग ऑलरेडी नेशनल लेवल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स यहाँ करते हुए कोविड से रिलेटेड फोकस्ड होके उसके बाद स्टेट लेवल ट्रेनिंग किया और स्टेट लेवल ट्रेनिंग के बाद हर फैसिलिटी में, सरकारी फैसिलिटी में जहाँ पर भी हमने आइसोलेशन बेड्स किए हैं वहाँ पर स्टेट के द्वारा वो ट्रेनिंग की जा चुकी हैं। अब हमारा जो फोकस है कि अगर हमारे केसेस ज़्यादा आते हैं तो हम रीफर्बिश और रिफ्रेश करें अपने आप को उस ट्रेनिंग को इन टर्म्स ऑफ एक्शन एट द फील्ड लेवल। वो हमारी सीरीज ऑफ ट्रेनिंग्स कंटिन्यूस चल रही हैं। हम ट्रेनिंग करते हुए भी फोकस ये कर रहे हैं क्योंकि हम लॉकडाउन की स्थिति में हैं तो हम ऑनलाइन फैसिलिटी को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से एक साथ पहुँच सकें और उनको ट्रेन कर सकें। तो जिसके तहत ही मैंने आपको बताया था कि हमारी जब ट्रेनिंग होती है एम्स के थ्रू तो लोग ऑनलाइन उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर सारे ज्वाइन करके हम उन सबको ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पेशेंट मैनेजमेंट उसके लिए ओरिएंट कर रहे हैं। 78। हेलो, ये जो बताया गया है वो क्लोरोक्विन की जो केस आप बोल रहे हैं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की, ये तो मीडिया में आ चुकी है। हम लोगों ने उसकी पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है,
लेकिन 2 डोज लेने से किसी की मौत कार्डियक अरेस्ट से होना, ये थोड़ा सा बहुत कठिन हिसाब होता है, अनलेस उसका QTC इंटरवल पहले से ही बड़ा हो या वो कार्डियक पेशेंट हो। तो मुझे वो कहना थोड़ा सा कठिन है क्योंकि मुझे पूरी प्रोफाइल मालूम नहीं है। 78। मेरा सवाल लव अग्रवाल जी से है कि निजामुद्दीन में बड़ी संख्या में वहां पर खबर आई है कि लोग क्वारंटीन पे हैं और WHO की एक टीम भी वहां पर गई है, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर हमें कहीं भी ज़्यादा केसेस मिलते हैं तो हम उस पर रिक्वायर्ड, उसका जो हमारा प्रोसेस है उसके हिसाब से एक्शन लेते हैं। तो अगर चाहे वो निजामुद्दीन हो, चाहे अक्रॉस द कंट्री कहीं पर भी हमें केसेस आएंगे तो हमारी टीम जाती हैं और वहां जाकर, जैसे मैंने आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया है, हमारी जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी उसके तहत एक्शन लिया जाता है। 59। सर, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आज जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा कि ये 21 दिन से आगे नहीं जाएगा, तो मैं आपसे एक समझना ये चाह रहा हूं कि 21 दिन बाद ऐसी कौन सी स्थिति होगी जिस पर आप ये असेसमेंट करेंगे कि अभी आगे नहीं जाएगा? क्या केसेस आने बंद हो जाएंगे या एक दर इनकी आने की जो रेशियो है वो कम हो जाएगा? क्या असेसमेंट होगा वो 21? सर देखिए, कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने बिल्कुल क्लियरली उसको आपको प्रेस स्टेटमेंट में भी बताया है, तो उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकता। मैं आपको ये बता सकता हूँ, मैं कंटिन्यूसली आपके थ्रू कम्युनिटी में एक, सॉरी मैंने फिर कम्युनिटी वर्ड यूज़ कर लिया, मेरे मित्र कहेंगे कम्युनिटी ट्रांसमिशन टाइप से, फिर काइंडली लिंक मत कीजिए। तो कम्युनिटी वर्ड तो बैन हो गया हमारे बीच में, मुझे लगता है। तो फिर मैं आपके थ्रू पब्लिक में सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि हमारा पूरा एफर्ट ये होना चाहिए कि हम आज की सिचुएशन में किस तरीके से सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से लड़ रहे हैं। मैं 21 दिन बाद का स्पेकुलेशन कोई नहीं करना चाहता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमें जो ओवरऑल पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहे हैं लॉकडाउन के, उसको हम सस्टेनेबल लेवल पे ले जाकर चेन ऑफ ट्रांसमिशन को पूरी तरह से ब्रेक कर दें। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं, ये जो है वो मीडिया की तरफ से ही आया था कि सरकार जो है वो इसको आगे बढ़ाने के बारे में सोच रही है, तो उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दी गई है। देयर इज नो असेसमेंट ऑन दैट कि भाई होगा नहीं होगा, जब सिचुएशन होगी तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन लिया जाएगा। 31। एंड जस्ट वेट, 2-3 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, एवरीवन इज ओवर नाउ। चलिए 31, yeah. Okay. What does the government think is the most important aspect for next 2 weeks? Clear focus on ensuring effective implementation of lockdown, focus on implementation of social distancing measures. Wherever positive cases are found, we take required action in terms of containment strategies, do proper contact tracing, identify those people. Also ensuring that we keep on upgrading our hospital infrastructure, including logistics, so that we are prepared to manage any amount of situation. 74 का है सर, देखिए वही नंबर पसंद था, पहले बता रहे थे। वेट, आई थिंक योर इज द लास्ट नंबर नो। मेरा नाम मटला है, मेरा क्वेश्चन मैम से है। मैम, कल जिस तरीके से गृह मंत्रालय का हमने देखा कि एक फैसला आया था कि जो भी लोग वायलेटर्स होंगे लॉकडाउन के, उनको 14 दिन के क्वारंटाइन सेंटर में भी भेजा जाएगा। ऐसे कोई नंबर्स आप बता सकेंगे कितने वायलेटर्स की पहचान हुई है? और मेरा दूसरा सवाल है, जो सवाल अशोक ने पूछा था, इससे पहले पूछा गया था निजामुद्दीन को लेकर के। एक ये बात कही जा रही है कि तबलीगी जमात करके एक ग्रुप है जो लगातार वो लोग एक जगह से दूसरी जगह ग्रुप में घूम रहे हैं। वो सारे मामले चाहे कश्मीर में हो, तेलंगाना में हो या तमिलनाडु में हो, ये सारे लोग उसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं जिनमें मोस्टली कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं। ये कितना सीरियस मामला आपके लिए? पहला सवाल क्या था, सॉरी फिर से बताएंगे? अच्छा, लॉकडाउन के बारे में। अच्छा ठीक है। हाँ, तो जो हमारा 29 मार्च 2020 का ऑर्डर है वो ये कहता है कि जो माइग्रेंट पीपल अपने बेसिकली गंतव्य स्थान पर पहुंच गए हैं उनको नियरेस्ट शेल्टर पे स्टेट या यूटी गवर्नमेंट रखे और क्वारंटाइन फैसिलिटीज आफ्टर प्रॉपर स्क्रीनिंग मिनिमम 14 दिन के लिए उनको क्वारंटाइन पर स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार रखे। इसके क्यूमुलेटिव नंबर्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, पर ये ऑर्डर जो हमने कल इशू किया है उसका मेन सारांश ये है। 76
वो आई थिंक ऑलरेडी लव अग्रवाल जी ने एक बार क्लैरिफाई कर दिया है कि जहां जहां हमें ये कोविड पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं वहां वहां पर हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार उसमें एक्शन लिया जा रहा है. Yeah, please, I think, there are, Kamal, there are turns, others are waiting, just let them finish in the first round, please. Yeah. So, 76, yeah. Yeah. में भी कुछ डॉक्टर्स को क्वारंटीन किया गया है, इसको भी पीपी ना होने की वजह से वो एक्सपोजर हो गया उनका. क्या ये बात सही है और क्या कुछ इसमें अब तक आप लोगों को पता चल पाया है? कितने डॉक्टर्स को क्वारंटीन किया गया है और क्या एक्शन लिया गया अब तक? सर, हमारे कई केसेस में जब भी हमें लगता है कि कोई पॉजिटिव केस आता है तो वी ऑल्सो पैरेलली मॉनिटर कि जो उनको हेल्थ स्टाफ है उनको देख रहा है उसको मॉनिटर करते हैं. मेरी नॉलेज में कोई भी अभी पॉजिटिव केस ऐसा नहीं है कि RML जिस तरह से आप बता रहे हैं एंड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन अगेन, तो अभी हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं है. एक इसके साथ लास्ट पॉइंट मैं आप सबके द्वारा फिर सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा. कुछ केसेस आ रहे हैं कि जहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं उनको लैंडलॉर्ड्स या और किसी जगह पर, क्योंकि एक जो कुछ हद तक कई बार ये आउट ऑफ इग्नोरेंस कि उनको घर से निकाला जा रहा है, उनको रेंट पर जगह नहीं मिल रही है, तो उसके लिए आपके द्वारा मैं ये कहना चाहूँगा कि कृपया करके हमें सबको ये समझना चाहिए कि दे आर ल्यूटिनेंट्स. वही हम लोगों के लिए खड़े होकर लड़ रहे हैं और वही हमारी इस बैटल को इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ केसेस, इन टर्म ऑफ मैनेजमेंट इवन सस्पेक्टेड केसेस वही लोग ले रहे हैं. तो हमें आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है. अभी ऑलरेडी जो सेक्रेटरी हेल्थ है उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी इसके बारे में लेटर लिखा है, आज उन सबसे रिक्वेस्ट की है और साथ में उसके तहत ये भी कहा है कि जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको इन्फॉर्म किया जाए कि वहाँ पर अगर कोई भी डॉक्टर्स, नर्सेज या पैरामेडिकल स्टाफ है और वो वहाँ किसी हॉस्टल में रह रहे हों तो चाहे हमें क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए या किसी और कारणवश अगर उस हॉस्टल की ज़रूरत है तो उसको स्पेयर किया जाए, बिकॉज हमें इन फील्ड वर्कर्स की ज़रूरत है और ये लोग उन्हीं हॉस्टल में रहकर सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करें. और इसके साथ ही कोशिश की जाए कि अगर उनको आसपास कहीं रहना भी है तो आसपास जो हॉस्पिटल है उसके आसपास उनको रहने की जगह ऑर्गेनाइज कराई जाए, उसके लिए स्टेट उनको सपोर्ट करे. और लैंडलॉर्ड से भी कहा जाए कि वो इस टाइप का कोई एक्शन न लें, क्योंकि जब तक हमें हमारे मेडिकल प्रोफेशनल का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो टू दैट एक्सटेंट इस लड़ाई में हम लोग वीक हो जाएंगे. लास्ट क्वेश्चन 156. मैम, सवाल आपसे है कि कई ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पे हैं और ये घूम भी रहे हैं कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं पुलिस बर्बरता से उनको मार रही है और वायलेटर्स हैं या फिर किस तरीके से, क्या इनके ऊपर आप लोगों का किसी तरीके की मॉनिटरिंग चल रही है या फिर कई कंप्लेंट्स भी हुई हैं पुलिस के खिलाफ भी और वायलेटर्स के ऊपर तो कार्रवाई हो ही रही है? कैसे देखते हैं ये पूरे प्रकरण को? जहाँ तक वायलेशंस का सवाल है वहाँ पर क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस इशू हुई हैं स्टेट्स और यूटीज़ को कि हमें एनफोर्समेंट मेजर्स कि हमें लॉकडाउन पीरियड को एनफोर्स कराना है, पर साथ ही हमने ये भी कहा है कि पुलिस जो ग्राउंड लेवल पे है या जो भी है उनको सेंसिटाइज करके रखना है. तो दिस इज द सिचुएशन. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स. थैंक यू.